प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम सभी B.R. अम्बेडकर जी की यह रचना मेरी कल्पना का आदर्श समाज, यानी उनकी कल्पना में क्या आदर्श समाज हो। जैसे सपने तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी देखा था कि भारत का समाज कैसा हो। उन्होंने कल्पना की थी कि भारत में राम राज्य हो, क्योंकि राम राज्य ऐसा राज्य रहा है जिसमें प्रजा कहीं भी दुखी नहीं रहती थी, कहीं भी क्लेश नहीं होता था। तो उन्होंने कल्पना की थी महात्मा गांधी ने भी कि भारत का जो समाज हो, राज्य हो, राम राज्य हो। लेकिन वो जानते थे यह संभव नहीं है भारत में, इसलिए उन्होंने अपने में परिवर्तन करके स्वराज कहा कि हम लोग स्वराज लाएंगे, अपना राज्य लाएंगे, अपनी संस्कृति होगी, अपने नियम कायदे होंगे, अपने कानून होंगे। तो उन्होंने लाया। तो B.R. अम्बेडकर ने भी सपना देखा था कि भारत में अपना इमेजिनेशन किया था। उन्होंने अपनी कल्पना में ये सोचा था कि भारत का समाज कैसा समाज हो, मेरी कल्पना का आदर्श समाज कैसा हो। चूँकि वह दलित समाज से थे, दलित समुदाय से थे। समाज में बहुत दिनों तक जब शिक्षा का स्तर नहीं था, लोग भेदभाव करते थे, समाज में काफ़ी संकीर्णता थी। पूर्व के जो उनकी रचना श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा में आप लोगों ने देखा था कि बिल्कुल वैसा ही था कि जाति बंधन जो है समाज में सही प्रकार से श्रम विभाजन नहीं करा पाती, लोग विवश हो जाते हैं, कैसे अपने एक ही जाति पेशे में बंध के रह जाते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि B.R. अम्बेडकर की कल्पना में भारतीय समाज कैसा हो, जातीयता बंधन से ऊपर हो, क्योंकि संविधान भी कहता है वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट और रिलीजन। हम किसी के जो जात के आधार पे, धर्म के आधार पे और लिंग के आधार पे किसी के साथ भेदभाव बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो B.R. अम्बेडकर के सपनों का, B.R. अम्बेडकर की इमेजिनेशन का कैसा भारत है देखेंगे, पंक्तिबद्ध होकर देखेंगे। जाति प्रथा के खेदजनक परिणाम और नीरस गाथा को सुनते सुनते आप निश्चित तौर पे डूब गए होंगे, क्योंकि पहले के चैप्टर में यही बताए हैं कि कैसे श्रम विभाजन हो, कैसे जाति संकीर्णता से लोग ऊपर आवे, बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण कैसे जाति प्रथा है। आप लोग डूब गए होंगे। यह स्वाभाविक नहीं है, कहते हैं अस्वाभाविक भी नहीं है। अतः मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। कहते हैं कि अब मैं इस समस्या का क्या समाधान है इसमें इस चैप्टर में बताना चाहता हूँ। चूँकि उसमें तो बताए हैं कि कैसे जातीयता समाज के लिए बाधक है, कैसे श्रम विभाजन के लिए घातक है, लेकिन यहाँ पे बताना चाहेंगे कि कैसे जो है अपनी कल्पना में उन्होंने उसका सॉल्यूशन रचनात्मकता ढंग से बताने की कोशिश की है। मेरे द्वारा जात प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग भी मुझसे प्रश्न पूछना चाहेंगे कि क्या आप जातियों के विरुद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी आलोचना की है, क्योंकि बताए हैं, क्योंकि जातिहीनता से गुजरे हैं, उस दर्द को महसूस किए हैं। इसलिए कहते हैं कि और भी सामान्य श्रोता जो मेरी इस रचना को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, वो मुझसे यही पूछेंगे कि क्या आप जातीयता के विरुद्ध हैं, या फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। ठीक है, आप जातीयता को नहीं मानते हैं, इस तरह तो आपके अनुसार समाज कैसा होना चाहिए, समाज में किन किन पहलुओं का ध्यान होना चाहिए, समाज कैसे बनना चाहिए, कैसे समाज विकसित होगा। ठीक है, आप ऐसा ही पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा, बताते हैं, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता पे आधारित होगा। सबको फ्रीडम मिलना चाहिए, सबको, किसी का कोई गुलाम न हो। ये बड़ी जाति के हैं तो छोटी जाति को गुलाम बना लिए। ये फ्रीडम पे हो, स्वतंत्रता पे हो, समता पे हो, समानता की बात की है, कोई बड़ा छोटा नहीं हो, इक्वलिटी हो, इक्वलिटी पे आधारित हो, भातृत्व पे आधारित हो, भाईचारा की भावना हो। संविधान की बातें तो अलग छोड़िए, वह कहते हैं कि ये होना चाहिए समानता, सभी लोग। संविधान में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं कि व्यक्ति कहाँ तक स्वतंत्र है, जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता न बाधित हो, लेकिन सबको अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है, दूसरे के बारे में व्यक्ति नहीं सोचता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। तो कहते हैं अगर आप पूछना चाहते हैं कि कैसा हो समाज, तो मैं बताना चाहूँगा कि समाज भातृता पे आधारित हो, समता पे आधारित हो, समता मूलक समाज हो, समानता पे हो, स्वतंत्रता। क्या ये ठीक नहीं है? भातृता अर्थात भाईचारे से क्या किसी को आपत्ति हो? महात्मा गांधी ने भी कहा था
सभी लोग आपस में भाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, सभी लोग आपस में भाई भाई हैं। इसमें क्या किसी को आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज की इतनी गतिशीलता तो होनी चाहिए कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सके। अगर कोई अच्छा परिवर्तन है, देखिए कुछ परिवर्तन अच्छा के लिए होता है, कुछ परिवर्तन हानिकारक होते हैं। कुछ अगर अच्छा परिवर्तन हो रहा है तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबको लाभ मिलना चाहिए। यही B.R. अम्बेडकर भी कहते हैं। अगर गतिशील समाज है, भारत का समाज और सभ्यता की ओर बढ़ रहा है, तो कोई अच्छा परिवर्तन हो, इक्वलिटी का परिवर्तन हो, भाईचारे का हो, फ्रीडम का हो, स्वतंत्रता का हो, तो एक छोर से, ये नहीं कि कुछ बड़ी लोगों को स्वतंत्रता मिल गई, समता मिल गई, भाईचारा मिल गया, बाकी समाज को नहीं मिला। सबको मिलना चाहिए, एक छोर से सभी भागों तक पहुंचना चाहिए, संचारित हो। ऐसा समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, जो बहुत सबका पार्टिसिपेंट होना चाहिए। कमाते एक हैं, खाते पूरे परिवार के लोग हैं। नहीं हमने घर बनवाया, हमने ये किया, हमने गाड़ी खरीदा, हमने बंगला खरीदा, ऐसा नहीं। एक कमाता है लेकिन सबकी अपेक्षाएं हैं। एक विचारक ने कहा था, अगर धन है आपके पास तो उसको 4 भागों में बांटिए। पहला, 4 भाग में आपके धन बंटने चाहिए, तभी धन सही है। पहला आपका है कर्ज, दूसरा है कर्ज, और तीसरा है मर्ज, और चौथा है आपका दान। अगर ये चीजें नहीं होता है तो आप कितना कमा ले, संचित नहीं होगा, प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, उसमें समृद्धि नहीं। कर्ज किसका आपने ले लिया? हमने तो किसी का कर्ज ही नहीं लिया। आपके मन में विचार होगा, कर्ज कहाँ से आ गया? माता पिता का कर्ज। आपको 25 साल तक पढ़ाया लिखाया, आप बस 60-65 से 25 साल, 70-80 साल लाइफ ही है, 25 साल तक उनका कर्ज चुकाइए। 25% अपना 1 लाख कमाइए तो 25,000 अपने माता पिता को अर्पण करें, ताकि उनको भी लगे कि हमारा पुत्र जन्म करना सार्थक है। 25% आपका फर्ज है। आप गृहस्थ हैं, आप अपने परिवार को चलाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, आगे बढ़ाना है, इसलिए आपको 25% का ये भाग अपने फर्ज के लिए निभाना है। अब भविष्य में क्या बीमारी हो गई, क्या दिक्कतें हो गई, नौकरी चली गई, कोरोना काल है, संक्रमण है, दिक्कतें हो गई, आप तकलीफ में हो गए, तो जो मर्ज आ जाएगी आपके जीवन में, उसके लिए 25% सेविंग कीजिए। सेविंग भी बहुत ज़रूरी है। 25% की आपको सेविंग भी करनी है, 25% का आपको सेविंग भी यहाँ पे करना है, और 25% आपको डोनेट करना होगा। सब अपने लिए तो पशु जीते हैं, आप समाज के लिए क्या करके जाएंगे? आप कुछ करके गए, कुछ बना के गए, कुछ ऐसा करके गए, लोग इसीलिए आपको याद करते हैं, बड़े अच्छे नेचर के थे, सहयोगी भावना थी, इसलिए आपका वो होना बहुत ज़रूरी है। समाज के लिए कुछ न कुछ अर्पण करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए नितांत आवश्यक है। धन को कभी भी कमाएं तो इन 4 भागों में ही बांटें। समाज में कभी भी आप कोई भी कार्य करें, कोई भी अर्निंग करें, लेकिन इन तथ्यों को गौर जरूर करिएगा, इनका ध्यान आपको जरूर रखना है। कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो, सबका भागीदारी होनी चाहिए, माता पिता, परिवार, समाज, सबकी भागीदारी है, इसलिए आपका कमाना सार्थक है। B.R. अम्बेडकर भी कहते हैं कि ऐसे ही सार्थकता होनी चाहिए। समाज बहुविध हितों पे सबका भाग, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये दूरदर्शन का सत्यम शिवम सुंदरम है, जबकि रेडियो का, आकाशवाणी का ये मूल मंत्र रहा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका हित हो, सबका सुख हो। अपने लिए मत जिए, अपने लिए तो पशु जीता है। सबकी रक्षा के प्रति सजग रहे, समाज के हर व्यक्ति की सुरक्षा हो, समाज के हर व्यक्ति को अधिकार मिले, और अनेक संसाधन और सबके लिए अपॉर्चुनिटी, सबके लिए जो अवसर हो वो समान रूप से मौजूद होना चाहिए, किसी को कम या ज़्यादा अवसर नहीं मिलना चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह समाज का भाईचारा होना चाहिए। नीर झीर की दोस्ती, नीर किसको कहते हैं? पानी को।
और क्षीर किसको कहते हैं? दूध को। तो दोस्ती हमेशा नीर और क्षीर की तरह होनी चाहिए। जैसे पानी में दूध को मिला लें, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि पानी की कितनी मात्रा है और कितनी मात्रा दूध की है। हाँ, गर्म किया जाता है, पानी का वेपराइजेशन होने लगता है, वाष्पीकरण होता है, दूध बेचैन हो उठता है, उबल कर नीचे गिरने लगता है, तब हाथ में पानी के छींटे पुनः उसके दोस्त को उसके साथ मिलाए। दोस्ती हो तो कैसी हो? नीर क्षीर की दोस्ती हो, तो नीर क्षीर की हो। तो B.R. अम्बेडकर भी कहना चाहते हैं, अगर समाज में कोई भाईचारा हो, उनकी कल्पना में समाज में समता हो, भाईचारा हो, लेकिन कैसी भाईचारा हो? दूध और पानी की तरह सम्मिश्रण होना चाहिए, एक हो, एक रूपता हो, कहीं भी भेदभाव का कोई रंग दिखे ना, ऐसी एक रूपता होनी चाहिए जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की कहते हैं ऐसा ही होना चाहिए। आगे कहते हैं इसका दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति, एक सामाजिक सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम। केवल प्रशासन कर लेना ही लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, आपने डिफिनेशन पढ़ाई है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, बाय द पीपुल एंड जो है ये समाज के लिए, समाज के ही द्वारा तैयार की जाने वाली एक पद्धति है, जिसमें सामाजिक अनुभव, रीति रिवाज का भी सम्मिश्रण होता है, आदान प्रदान है। आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। भारत के प्रति एक रूपता और अखंडता कब आएगी? जब यहाँ के सभी नागरिकों को हम सम्मान के दृष्टिकोण से देखेंगे, जब हम सबको एक रूपता के दृष्टिकोण से देखेंगे, तब लोकतंत्र का ये मायने नहीं है एक पहलू का विकास हो रहा है, एक पक्ष का विकास हो रहा है, बाकी सब स्लो हो गए हैं, बाकी सब धीरे हो गए। नहीं, स्वर्णांगीण विकास होगा, चौतरफा विकास हो, चौमुखी विकास हो, तब लोकतंत्र का वास्तविक विकास माना जाएगा, न कि एक तरफा विकास को माना जाएगा। तो B.R. अम्बेडकर जी यही कहना चाहते हैं कि समाज में किस तरह के विकास होने चाहिए। इस तरह जब लोकतंत्र केवल शासन पद्धति पे आधारित न हो, लोकतंत्र जबकि लोगों के दिनचर्या पे आधारित हो, सबके प्रति सम्मान की भावना पे आधारित हो, वही लोकतंत्र के मायने हैं। लोकतंत्र क्यों लाया गया? क्यों नहीं राजा का शासन रहता था? राजा का शासन बेहतर था, लेकिन क्या था? दिक्कत थी ऑटोक्रेसी, यानी डिक्टेटरशिप, तानाशाह। राजा का लड़का राजा हो गया, भले उसमें कोई गुण नहीं है राजा का, लेकिन आज राजा का लड़का राजा नहीं, कोई भी राजा बन सकता है। सामान्य व्यक्ति भी जो उसके अंदर योग्यता है, एबिलिटी है, वो आगे बढ़ सकता है, वो राजा बन सकता है। चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री हमारे देश में बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी हो, योग्यता हो, वो बन सकता है। भारत की जनता है, ये सामान्य, ये लोकतंत्र, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि यहाँ पे सबके अधिकार सुरक्षित है। आगे कहते हैं इसी प्रकार स्वतंत्रता में क्या किसी की आपत्ति हो सकती है? लेकिन आपत्ति होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे गुलाम हो। गमनागमन को स्वाधीनता, जीवन का शारीरिक सुरक्षा, स्वाधीनता के अर्थों में शायद स्वतंत्रता का विरोध है। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार हर व्यक्ति को मिले हैं। जीविकोपार्जन के लिए औजार सामग्री रखने, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में स्वतंत्रता पे कोई किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। हर कोई हथियार रख सकता है, लेकिन किसके लिए? वो निर्माण के लिए हो, वो उसकी स्वतंत्रता है। ये नहीं हम हथियार रखे हैं, कोई कमज़ोर है उसको गोली मार रहे, ये नहीं। हमारा औजार किसके लिए हो? हमारा टूल्स, हमारे हथियार किसके लिए हो? हमारे शरीर की सुरक्षा और स्वस्थ के लिए रखा जा सके। इस अर्थ में स्वतंत्रता पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। फिर भी मनुष्य की शक्ति, सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग के आधार पे स्वतंत्रता क्यों प्रयोग की जाती है? स्वतंत्रता उसके हिस्से में क्यों आती है? जो क्या होता है? बलशाली होता है। अब सबको अधिकार है, सीट पे बैठना है, लेकिन बस में कोई यात्रा किया जो मजबूत है वो पहले पहुंच गया, कमजोर को उठा के हटा दिया है, हम सीट पे बैठेंगे। कहाँ से स्वतंत्रता रही? संविधान भी कहता है वहीं तक स्वतंत्र है जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधक न हो। लेकिन
बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि सभ्य समाज में जब तक सबको स्वतंत्रता नहीं देंगे, हम अपनी स्वतंत्रता के लिए दूसरों को दबाए रखेंगे, तो कहाँ से काम चलने वाला है? कोई अच्छा नहीं हो पाएगा, समाज विकसित नहीं हो पाएगा। अगर हमें समाज को विकसित करना होगा तो हमें निश्चित तौर पे क्या करना होगा? सबको स्वतंत्रता देनी होगी। समता की भी बात आगे की है, भाईचारे की बात की है। सबसे जरूरी है भारत में ये होना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था किस पे आधारित हो? कहने के लिए तो लोकतंत्र है, देश स्वतंत्र हो गया, आज़ादी मिल गई, लेकिन क्या वास्तव में सबको अपने अधिकार, फंडामेंटल राइट मिले? बहुत सारे ऐसे हैं, आज भी मानव आयोग की स्थापना करनी पड़ी क्योंकि बहुत सारे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इसलिए मानव संसाधन सही ढंग से हो तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना क्यों करनी पड़ी? आखिर क्यों जरूरत थी भारत में ऐसे आयोगों की रचना क्यों करनी पड़ी? क्योंकि वो जरूरत बन गए, क्योंकि लोगों को अपना मूलभूत अधिकार नहीं मिल पाते थे, इसलिए लोगों को मानवाधिकार की जरूरत नहीं होना चाहिए। बी आर अम्बेडकर की कल्पना में आप देख रहे हैं कि समाज में किस तरह स्वतंत्रता हो। कहने के लिए संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन धरातल पे देखे तो नहीं है। तो स्वतंत्रता भी कैसी होनी चाहिए? भाईचारा कैसा होना चाहिए? पानी और दूध की तरह हो। लोग कहते हैं भाई हैं, वोट आ गया सभी जातियां, लेकिन फिर जैसे ही सत्ता पे बैठे फिर भेदभाव करने लगे। कहाँ गया भाईचारा? कहाँ गया आपकी सारी चीजें? ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में नीर चीर की तरह होना चाहिए, ऐसी चीजें परिकल्पना होनी चाहिए। बी आर अम्बेडकर ने भी ऐसी परिकल्पना देखी थी, ऐसे समाज की गतिविधियों के बारे में उन्होंने चिंतन किया था कि ऐसे समाज हो, भाईचारा हो, तभी समाज का विकास होगा। चौमुखी विकास कब होगा? जब समाज के एक एक लोग, बॉटम तक के लोगों का विकास होगा। जब तक बॉटम का विकास नहीं होगा, पेदी तक का विकास नहीं होगा, तब तक समाज में कोई भी विकास नहीं हो सकता है। आशा है कि आपको इस वीडियो लेक्चर में उनकी कल्पना आपको समझ में आई होगी। आगे कुछ कंटेंट और भी हैं, एक भाग में, दूसरे भाग में आगे हम देखेंगे कि बी आर अम्बेडकर के शब्दों में कैसा समाज होना चाहिए, उनकी कल्पना में कैसा होना चाहिए। यहीं के लिए बस यहीं तक, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर अध्ययन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।